में हम देखेंगे प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभिक रूप में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रत्यायोजित विधान जो है या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, विधान या विधायन जो है, जो लेजिस्लेशन बोलते हैं हम जिसको, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि विधि बनाने की जो प्रक्रिया है वो विधायन कहलाती है। अब अगर इस शक्ति का प्रत्यायोजन, मतलब अगर दूसरी किसी संस्था को ये कार्य दिया जाए तो इसे प्रत्यायोजन कहेंगे, और विधायन के कार्य का जब प्रत्यायोजन होता है तो इसे हम कहते हैं प्रत्यायोजित विधान या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधान का अर्थ। तो देखिए, सामान्य के अनुसार क्या है कि प्रत्यायोजित विधान वह विधान है जो संप्रभु की शक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उदित होता है। तो ऐसा विधायन जो संप्रभु शक्ति के अतिरिक्त अगर कोई करता है तो विधायन का कार्य, तो वो कहलाएगा प्रत्यायोजित विधायन सामान्य के अनुसार। तो इसी प्रकार प्रत्यायोजित विधान उस विधि को निर्दिष्ट करता है जो विधानमंडल के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाई जाती है। इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे हम नियम, उपविधि। तो इन सब चीजों को आप क्या कहेंगे? नियम, उपविधि, आदेश। तो ये जो सभी चीजें हैं ये आपकी क्या है? प्रत्यायोजित विधान है, उनका ये एक रूप है। तो विधि बनाने की शक्ति जो होती है वो प्रमुखता किसके पास होती है? लेजिस्लेचर जो है उसके पास। तो जब यह विधायिका अपनी इस शक्ति को किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को प्रत्यायोजित करती है, प्राधिकारी को या कार्यपालिका को प्रत्यायोजित करती है, तब ऐसी शक्ति के तहत उस प्राधिकारी या संस्था या कार्यपालिका द्वारा बनाई जाने वाली विधि को हम क्या कहते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं या प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि प्रत्यायोजित विधान आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रत्यायोजित विधान के विकास के क्या कारण हैं, तो इनका विकास क्यों हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो है आपका संसदीय समय जो है पर भार है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन प्रेशर अपॉन पार्लियामेंट्री टाइम। मतलब सामान्य रूप से हम समझने का प्रयास करें कि जो संसद है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बारीक से बारीक सभी चीजों पर ध्यान दे सके। तो राज्य के कृत्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि राज्य की विधायनी कार्यकलाप में भी वृद्धि हुई है। विधायिका जो है वो महत्वपूर्ण नीति के मामलों में इतनी तन्मय रहती है कि इसे किंचित भी समय नहीं मिलता है कि वह विस्तार से मामलों पर विचार विमर्श कर सके। विधायिका या विधानपालिका इस हेतु नीतियों का संविन्यास करती है और इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु वह प्रशासन को अधीनस्थ विधायन की शक्ति प्रदान करती है। तो ये एक कारण है। फिर आप दूसरा देखिए कि विषय वस्तु की तकनीकी। तो टेक्निकलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो है वो एक आपका बिंदु है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अधिनियमों की प्रकृति इतनी तकनीकी होते जा रही है कि यह आवश्यक हो गया है कि वह विषय वस्तु को विस्तार प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता ले। इस प्रकार जब संसद नीतितः यह निश्चित कर लेती है कि खतरनाक मादक द्रव्यों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाए, तो यह आवश्यक हो जाता है कि वह निश्चित करने का भार चिकित्सा विशेषज्ञों पर छोड़ देती है कि कौन सा पदार्थ जो है वो मादक द्रव्य जो है वो खतरनाक है। संसद इसका निर्धारण नहीं कर सकती है। इससे भी अधिक जब अन्वेषणों के माध्यम से खतरनाक मादक द्रव्यों के संबंध में नए पहलुओं का ज्ञान प्राप्त होता है तो पूर्व निर्मित खतरनाक मादक द्रव्य की सूची को परिवर्तित करना भी पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है कि तकनीकी विषय होते जा रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो कुछ सीमा तक जो विधायन की शक्ति है
उसको प्रत्यायोजित की जाए। उसके बाद तीसरा बिंदु हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है नम्यता की आवश्यकता। तो द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो किसी सांविधिक प्राविधान में विधायी प्रक्रिया के अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें समय लगता है। अनुभवों के आधार पर तथापि किसी प्रावधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः यह सुविधाजनक हो सकता है कि मामले को अधीनस्थ विधान के माध्यम से प्रकाश में लाने के लिए छोड़ दिया जाए। प्रत्यायोजित विधान निर्माण में औपचारिक प्रक्रिया की कम आवश्यकता पड़ती है और नम्यता के लिए यह एक अच्छी युक्ति है। तो इस प्रकार द नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को हमने समझा। अब उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है वो है आपात स्थिति। ठीक है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस या स्टेट ऑफ इमरजेंसी अगर है तो देखिए आपात स्थिति में राज्य को द्रुत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अग्रिम रूप से सरकार अपने भविष्य के कार्यों की प्रकल्पना नहीं कर सकती है। अतः विधान पालिका पर अकल्पनीय आकस्मिकता का आसान करने के लिए प्रावधान निर्मित नहीं किया जा सकते। तो यह सुरक्षाप्रद हो सकता है कि कार्यपालिका को इसे सशक्त कर दिया जाए कि वह ऐसे नियमों का निर्धारण करे जिसके अनुसार वह अपनी आपात शक्तियों का प्रयोग कर सके। पिछले कुछ दिनों में जैसे आप विश्व युद्ध के समय देखें तो इन सभी में क्या है, प्रत्यायोजित विधान निर्माण में मूल रूप से वृद्धि हुई है। अब अगले बिंदु पे चलते हैं और देखते हैं कि विनियमन एवं आर्थिक उपक्रमों के नियंत्रण की आवश्यकता। तो नीड फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एंटरप्राइजेज, तो गैर सरकारी वाणिज्य एवं व्यापार के विनियमन एवं संरक्षकत्व के लिए राज्य को सतत रूप से जितना कार्य करना चाहिए, विधान पालिकाएं विशेष रूप से उसे करने में असमर्थ होती हैं। समर्थकारी अधिनियम में सन्निहित विस्तृत विधायनी नीति की संरचना के अंतर्गत किसी प्रशासकीय अधिकरण को नीति निर्माण के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ये तभी संभव है जब प्रशासकीय अभिकरण विधान निर्माण कर सके। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिसमें द्रुत कार्यवाही की आवश्यकता पड़ जाए। तो कोई प्रशासकीय अभिकरण इन स्थितियों में तभी द्रुत कार्यवाही कर सकता है जब उसे अधीनस्थ विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त हो। तो ये सारे बिंदु हमने जो देखे कि संसदीय समय प्रभार, विषय वस्तु की तकनीकीपन और नम्यता की आवश्यकता, आपात स्थिति, विनियमन एवं आर्थिक उपक्रमों के नियंत्रण की आवश्यकता, तो ये सभी जो विषय हैं वो प्रत्यायोजित विधान के विकास के कारण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रत्यायोजित विधान क्या है, इसके विकास के क्या क्या कारण थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। अगर इसी तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।